विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसमें अपन ने प्रभाविता का नियम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे युग्मकों की शुद्धता का नियम या गैमीट्स की जो प्योरिटी है उनकी शुद्धता का नियम देखा था, या पृथक्करण का नियम जिसे बोल रहे थे अपन। और थर्ड नंबर पे अपन ने स्वतंत्र अपव्यवन का नियम अच्छे से समझ लिया था। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में मैंने आपको उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था। आई थिंक जीनोटाइप में आपको कंप्लीट नहीं बताया था, तो उसका जीनोटाइप होगा जीनोटाइप, जिसे बोलते हैं अपन जीन प्ररूप, ये बोलते हैं। तो ये था इसका जीनोटाइप 122, 412, 121, ठीक है। और फिनोटाइप में मैंने ये लिखा था कि F2PD में 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, जो जिनका अनुपात था 9:3:3:1, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में इसको अच्छे से समझा भी आपको दिया था, क्लियर है ये। आज अपन टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था। कई बार आपके बड़े क्वेश्चन भी इनको पूछा जा चुका है, इसलिए अपन इनको भी समझते हैं। सबसे पहले है टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट मीन्स परीक्षण, क्रॉस मीन्स संकरण, परीक्षण संकरण। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहेंगे अपन, ध्यान से सुनना। यह वह क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है यहाँ पे संकरण से, तो यह वह क्रॉस है जिसमें किसी अज्ञात जीन प्ररूपी पौधे या प्राणी का क्रॉस, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी अज्ञात जीन प्ररूपी पौधे या प्राणी, प्लांट या एनिमल का क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, समप्ररूपी अप्रभावी, जिसे अपन बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, ये बोलते हैं। अप्रभावी को क्या बोल रहे थे अपन, रिसेसिव, और समप्ररूपी को होमोजाइगस, समप्ररूपी को हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी भी अज्ञात जीन प्ररूपी पौधे या प्राणी का क्रॉस एक समप्ररूपी अप्रभावी अर्थात होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि यह अज्ञात पौधा या प्राणी समप्ररूपी है, समप्ररूपी है या विषम प्ररूपी, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। कौन, ये जो अपन ने अज्ञात जीन प्ररूपी पौधा या प्राणी लिया है, इसको अपन क्रॉस समप्ररूपी अप्रभावी होमोजाइगस रिसेसिव से इसलिए करवा रहे हैं, या ये पता लगाने के लिए करवा रहे हैं कि ये जो अपन ने अज्ञात पौधा या प्राणी जो लिया है, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। तो ऐसा क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है।
को अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ध्यान देना, ये कैपिटल टी इनका क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल टी। ये कैपिटल टी जो है वो है अननोन प्लांट और एनिमल। या तो प्लांट है या एनिमल है। इधर है नॉन होमोजाइगस रिसेसिव। ये वाला नोन है, ये वाला अननोन है। तो इस अननोन समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस नहीं, इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं? नॉन या ज्ञात होमोजाइगस रिसेसिव, जिसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले समझाया है। तो यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1PD में अपन को F1PD अपन को यहां पे प्राप्त होगा। अब इसका हम सब प्रारंभ करवाएंगे तो अपन को क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? इस सेकेंड पीडी में अपन को पता चल जाएगा कि ये जो अननोन लिया था हमने प्लांट या पौधा या एनिमल, यह समयुग्मजी है कि विषमयुग्मजी है। F1PD में तो पता चल गया, अभी तक तो विषमयुग्मजी है। अब चेकर बोर्ड मान के इस F1PD में लिखते हैं, ये इधर कैपिटल टी, ये स्मॉल टी मेल में, और इधर फीमेल में कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पे अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक मिनट, थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक की है यहां पे। यहां पे अपन को जो क्रॉस करवाना है, यहां पे क्या है? इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, एक तरफ तो एनओ एक तरफ एनओ। तो यहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो अपन को प्राप्त हुए F1PD में। यहां तक क्लियर है? अब ये अपन को पता है कि ये प्रभावी कैरेक्टर यहां पे F1PD में प्रकट हुआ है। अब इसका क्रॉस यानी कि ये अननोन है, अभी तक ये अननोन है, इसका क्लियरिफिकेशन कब होगा? जब F1PD में अपन F2PD में अपन इनको 100 प्राप्त करवाएंगे। तो इसका क्रॉस F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए हैं, जिसमें अपन को इस अननोन पौधे का प्रभावी कैरेक्टर जिसमें दिख रहा है कैपिटल टी, इसका क्रॉस में इस नोन से करवाएंगे। तो यहां पे ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला, ये यानी कि इस F1PD में जो मेरे पास पौधे प्राप्त हुए हैं, इनका क्रॉस में इस नॉन होमोजाइगस के सिस्टम से करवा रहा हूं यहां पे। तो ये नॉन यहां पे आ गया और ये नॉन यहां पे आ गया। तो फिर देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि यहां पे 50% पौधे तो हाइब्रिड लंबे हैं और 50% पौधे प्योर बोने हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइड में, ये F2PD होगी, F2PD 50% प्लांट हाइब्रिड लॉन्ग
आपको रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इससे पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या रिजल्ट निकालेंगे कि जो अननोन अपन ने जो प्लांट या एनिमल लिया था यह विषम युग्मकी है, यानी कि सारे ही अगर लंबे ही लंबे होते हैं या सारे बड़े ही बड़े पौधे होते तो यह होमोजाइगस या समयुग्मकी होता। लेकिन यहाँ पे 50% तो हाइब्रिड लोग हैं जबकि 50% बोने पौधे बने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यह अननोन जो पौधा था या एनिमल था यह कैसा है, विषम युग्मकी। क्लियर है? ओके। तो ये था टेस्ट क्रॉस जिसके माध्यम से अपन को पता चल गया कि जो अननोन प्लांट का क्रॉस अपन ने किसी नॉन होमोजाइगस स्पीशीज के साथ करवाया था तो उसमें F1 पीढ़ी में तो विषम युग्मकी प्रभावी कैरेक्टर उत्पन्न हुआ। इसका F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस अपन ने नॉन होमोजाइगस के साथ करवाया तो अपन को F2 पीढ़ी में पता चला कि 50% जो प्लांट हाइब्रिड फॉर्म में थे तो 50% प्लांट बोने थे, ड्वार्फ, ठीक है। तो इससे अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं जो अपना मेन पर्पस था कि अननोन जो पौधा या प्लांट लिया है कि वो समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। तो यहाँ पर तो पता चल चुका है कि ये विषम युग्मजी था, ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे वो होमोजाइगस होंगे कि हेटेरोजाइगस होंगे, वो चीज अपन को पता होनी चाहिए जो अपन को इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पता चलता है। तो ये तो था टेस्ट क्रॉस। अब सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं प्रतीक संकरण। प्रतीक संकरण बैक क्रॉस प्रतीक संकरण यानी पीछे की ओर वापस बैक। और वापस बैक कैसे, ध्यान से सुनना। जब एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण जिसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे या जीवों का संकरण या क्रॉस इनके पेरेंट्स में से किसी एक के साथ करवाया जाता है जिनसे स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा संकरण या क्रॉस प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में प्राप्त प्लांट्स का क्रॉस इनके पेरेंट्स F1 पीढ़ी में पौधे उत्पन्न हुए, किनसे उत्पन्न हुए हैं, इनके जो पेरेंट्स थे उनमें क्रॉस हुआ, परपरागण की क्रिया हुई, उसके बाद ही ये F1 पीढ़ी में पौधे उत्पन्न हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनका क्रॉस इनके पेरेंट्स या माता पिता में से किसी एक के साथ, या तो मदर के साथ या फादर के साथ, उनके साथ अगर करवाते हैं तो ऐसा क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है, जिनसे ये पौधे स्वयं उत्पन्न होते हैं, इनसे उत्पन्न हुए, पेरेंट्स से उत्पन्न हुए हैं। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया है, अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं तो अपने ये बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। कैसे?
ये क्या कहलाएगा, बेक क्रॉस। तो यहां पे डायरेक्टली मैं ये ले रहा हूं, तो इसको लिख रहा हूं मैं F1PD से प्राप्त विषम युग्मजी, जिसे बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस, ठीक है, पौधे। ये कहां से लिया है, मैंने यहां से, ठीक है। इसका क्रॉस इसके पेरेंट्स में से किसी एक के साथ, या इसके साथ या इसके साथ, तो किसके साथ करवा रहा हूं, ये क्या है, पेरेंट। तो यहां पे एक चीज और कर सकते हैं हम, जैसे कि दोनों सेम, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। यहां पे स्मॉल आर है, इसलिए मैंने एक स्मॉल आर लिया, क्योंकि दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है, दोनों सेम लिखा है साइड में। और इधर हर एक का 50%, यानी कि कोई कैपिटल आर कोई स्मॉल आर, प्रत्येक 50% भाग प्रत्येक का, ठीक है, क्लियर है। अब इनको अपन स्वपरागित करवाएं तो क्या होगा, देखते हैं, चेकर बोर्ड, इधर मेल इधर फीमेल, इधर क्या लिया है तो, अच्छा यहाँ पे ओनली यही है, सिंगल ही है। इधर तो आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर ओनली स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, क्लियर है। ये है F2PD, अलग ढंग से सिंपल वे से भी अपन इसको, ये सबसे सिंपल वे मैंने बताया है, इस वाले वे में अपन पहले ही समझ चुके हैं। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन बताया तो मैंने पहले किया था इसके मेंडल के नियमों में, तो वहां पे ये क्रॉस अपन ने पहले कर रखा है। अगर उसी एक्सपेरिमेंट को अपन उसी वे में, यानी बैक क्रॉस जो करना चाहें, तो इसका क्रॉस अपन इसके साथ करवा सकते हैं और चेकर बोर्ड बना सकते हैं। उसी का सिंपल रूप मैंने आपको यहां पे बताया। तो यहां पे अपन को F2PD में क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, 50% तो अपन को रेड फ्लावर वाले प्लांट और 50% व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट, तो अपन लिख सकते हैं साइड में 50% हाइब्रिड रेड फ्लावर वाले प्लांट और 50% व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट। तो अपना जो पर्पस था कि F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी F1PD में जो पौधे प्राप्त हो रहे थे, उनका क्रॉस उनके पेरेंट्स में से किसी एक के साथ करवाए, तो ऐसा संकरण या क्रॉस कहलाता है, प्रतीक संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल से अच्छे से समझा दिया है। ये कहां से लिया है, लिखा है F1PD से प्राप्त विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस प्लांट, यहां से। इसका क्रॉस इससे करवाया, इसका क्रॉस इससे करवाया, सेम बात हुई है। तो अपन देख रहे हैं कि 50% हाइब्रिड रेड है और 50% व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट उत्पन्न हुए। तो ये है बैक क्रॉस, क्लियर है। अब जितने भी अपन ने अब तक नियम पढ़े हैं मेंडल के, उनका महत्व क्या है, कि जितने भी मेंडल ने नियम दिए, कौन कौन से नियम दिए, प्रभाविता का नियम दिया, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम दिया,
और स्वतंत्र अभ्युदय का नियम दिया, ये टेस्ट रोज करवाया, बेक रोज भी करवाया। तो इन सभी मेंडल के नियमों का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अच्छा ये एक्सपेरिमेंट्स अपन किस काम में ले सकते हैं, तभी तो यूजफुल होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं अपन, significance of Mendel's law। महत्व यही है कि मेंडल्स के रूल्स को अपन यूज में लेके ध्यान में रखे, कुछ प्लांट्स की स्पीसीज या एनिमल्स की स्पीसीज की जीन की स्ट्रक्चर में, उनकी स्पीसीज में अपन सुधार कर सकते हैं, उनकी पैदावार को अपन बढ़ा सकते हैं, या डिफरेंट टाइप की किस्म वाले पौधे अपन उत्पन्न कर सकते हैं, जो प्रेजेंट में मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह से अपन मेंडल्स की जो लॉ थे उनको आसानी से समझा भी सकते हैं। क्लियर है? ये आपको पॉइंट स्वयं अपने मन से क्लियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कर रहा हूं मैं, तो नेक्स्ट पॉइंट वो भी करना, वंशा गति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, आपने 12th क्लास में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसको, जिसे अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। सर्वप्रथम ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम ऑस्कर हार्डविग 1870 ईस्वी में, सर्वप्रथम ऑस्कर हार्डविग नामक वैज्ञानिक ने सन 1870 ईस्वी में अपने मत प्रस्तुत करके यह बताया था कि एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है या एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में आनुवांशिकी की इकाइयां उपस्थित होती है। क्या होती है? सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में आनुवांशिकी की इकाइयां, जिन्हें बोलते हैं अपन जेनेटिक्स यूनिट्स, उपस्थित होती है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स और अधिक हुए इस पॉइंट के ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यह पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं गुणसूत्र, उनके ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के में क्या उपस्थित है? क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? जीन्स। ये जीन्स ही वंशागति की इकाइयां होती हैं। ये जीन्स ही वंशागति की इकाइयां होती है। ये बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो रियल सही भी है, कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों पर जीन्स उपस्थित होते हैं, और ये जीन्स ही वंशागति की
इकाइयां होती है। तो इन वंशागति की इकाइयों को क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाइयां। क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो नॉर्मल समझ में आ गया आपने। अब आगे की कहानी क्या है? आपने नाम सुना होगा एक वैज्ञानिक का, सेंगर्स। सेंगर्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1950 ये कहानी को 1870 की थी, लेकिन एक वैज्ञानिक थे सेंगर्स, इन्होंने सन 1950 में अपने प्रयोगों के माध्यम से ये बताया कि वंशागति की कुछ विशेष परिस्थितियों, इन्होंने क्या बताया कि वंशागति की कुछ विशेष परिस्थितियों में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति, वापस रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ये बताया सेंगर्स नामक वैज्ञानिक ने कि वंशागति की कुछ विशेष परिस्थितियों में आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए से बने आनुवांशिक कणों के माध्यम से भी संभव होती है। क्लियर है? यानी कि एक केंद्रक के अंदर अपन जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके ऊपर जीन्स होते हैं और वो जीन्स से आनुवांशिक या वंशागति की इकाइयां होती हैं। लेकिन सेंगर्स ने ये बताया कि वंशागति की कुछ विशेष परिस्थितियां आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है जिस टाइम कुछ आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वह कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में डीएनए के बने आनुवांशिक कणों के माध्यम से भी संभव होती है। तो एक दूसरा रास्ता हो गया ये वंशागति का, तो ध्यान देना। वंशागति की विशेष परिस्थितियों में आनुवांशिक लक्षणों, आनुवांशिक लक्षणों क्या बोलते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स की वंशागति साइटोप्लाज्म से बोलते हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए से बने आनुवांशिक कणों, कणों क्या बोलते हैं अपन? पार्टिकल। ध्यान सुना, सेंगर्स ने 1950 में ये बताया अपने प्रयोगों के माध्यम से कि वंशागति की कुछ विशेष परिस्थितियां आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें कुछ आनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वह कोशिका सेल के कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीएनए के बने कुछ आनुवांशिक कणों या पार्टिकल्स के माध्यम से भी संभव होती है। तो यह है कोशिका द्रव्य वंशागति, यानी कि कोशिका के कोशिका द्रव्य के माध्यम से भी वंशागति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा ही हो। क्लियर है? इसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया में ये इसका न्यूक्लियोइड है जो अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था अच्छे से। इस न्यूक्लियोइड या इसके आनुवांशिक पदार्थ के अलावा या इसके गुणसूत्र के अलावा एक गोल गोल संरचना और होती है, एक या दो हो सकती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कण भी ये बोलते हैं प्लाज्मा, ये
गोल गोल कण होते हैं ये भी डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये भी इस ई कोलाई बैक्टीरिया की वंशागति में भाग लेने वाले कण होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लाज्मिड, जो इसके इस ई कोलाई बैक्टीरिया की कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। अब से क्लियरली समझ में आ गया होगा आपके ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, ये कोशिका द्रव्य वंशागति भी समझ में आ जाएगी। इससे पहले मैंने आपको गुणसूत्रीय वंशागति भी समझा दी है, लेकिन आपको इस संघर्ष वाली कोशिका द्रव्य वंशागति भी याद रखनी है। क्लियर है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप डेफिनेशन आसानी से बता सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसे बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।